हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोटा। ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला लेक्चर है। आज हम सीखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो भी बेसिक पॉइंट थे, कैसे हमने एटम को डिफाइन किया, एटम के डेफिनेशन के लिए कौन कौन सी थ्योरी रिस्पॉन्सिबल थी, कैसे कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुए, और हम एक फाइनली आज जो हमारे पास एक डेवलप्ड एक एडवांस मॉडल है, हम कैसे वहां तक पहुंचे। सबसे पहले एटम जो है, एटम वॉज डिफाइंड बाय डेल्टन। According to Dalton, Dalton proposed a theory, and this theory is known as Dalton's atomic theory. Dalton ने एक थ्योरी प्रोवाइड की in 1808. According to this theory, elements are composed of extremely small particles known as atoms. हम कोई भी सब्सटेंस, कोई मैटर ऑब्जर्व करते हैं। सपोज आपने आयरन देखा, तो आयरन का कोई भी सैंपल जो होगा, आयरन कोई ऑब्जेक्ट होगा, इट विल बी मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। They are very small and these particles are known as atoms. उन्होंने इसका नाम रखा atoms. According to Dalton, atom was indivisible. According to Dalton, atoms are indivisible. Atoms are indivisible. तो आपका जो वर्ड है atom, atom is derived from the word atomos. Atom कहाँ से derive हुआ? Atom was derived from the word atomos, which means indivisible. कहाँ से derive हुआ? It is derived from the word atomos, जिसका मतलब क्या होता है? It means indivisible. Then according to second point for Dalton's atomic theory, he says that if there is two substances, if there are two substances, suppose वह एक आयरन की अब चेयर है, एक आयरन की टेबल है, तो अगर दोनों सब्सटेंसेस एक ही प्रॉपर्टी, एक ही सब्सटेंस के बने हैं, एक ही एलिमेंट के बने हैं, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एलिमेंट्स ऑफ सेम सब्सटेंस आर आइडेंटिकल। सेकंड पॉइंट क्या था? ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल फॉर अ गिवन एलिमेंट। एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं, दोज ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल। तो they have identical means they have similar size, they have same size, same mass and same chemical properties. The atom of one element are different from the atom of other element. मतलब आयरन की चेयर है, तो आयरन की चेयर में जो एटम होंगे और आयरन की टेबल में जो एटम होंगे, दोनों एटम का बिहेवियर जो होगा वो एक जैसा होगा। एटम का मास एक जैसा होगा, एटम का साइज एक जैसा होगा, यहाँ तक इनकी प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होंगी। मतलब अगर टेबल पे रस्टिंग होती है, टेबल पे कोरोजन होता है, रस्ट लगती है, तो चेयर पे भी रस्ट लगेगी। लेकिन डिफरेंट सब्सटेंस के एटम डिफरेंट होते हैं। आयरन के एटम डिफरेंट होंगे, और अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के एटम क्या होंगे? एटम्स ऑफ कॉपर आर डिफरेंट। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, बहुत ऑब्वियस स्टेटमेंट थे कि सेम सब्सटेंस के एटम सेम होते हैं और डिफरेंट सब्सटेंस के एटम डिफरेंट होते हैं। When we say that atoms are same, that means they are same on all bases. Size, mass, chemical properties, सारी चीजें क्या है? सेम है। थर्ड पॉइंट, कंपाउंड्स। जब कंपाउंड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, कंपाउंड आर कंपोज्ड ऑफ एटम ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। जब कोई कंपाउंड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो कंपाउंड फॉर्मेशन में क्या होता है? कंपाउंड फॉर्मेशन में दो एलिमेंट जो हैं वो कंबाइन होकर एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जैसे आयरन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड। दो एलिमेंट जो यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं, वो एलिमेंट हमेशा, याद रखिएगा, those element will always react in the ratio of number of atoms. Any other two element should be integer. जब भी रिएक्शन होगा तो क्या होगा? एटम जो होंगे वो नंबर के टर्म में मल्टीप्लाई होंगे, नंबर के टर्म में रिएक्ट करेंगे, तो उनका जो भी फ्रैक्शन होगा, जो रेशियो होगा, वो क्या होगा? वो या तो इंटीजर होगा या फिर सिंपल फ्रैक्शन होगा। इंटीजर मीन्स या तो 1:1 होगा, 2:1 होगा, 3:1 होगा, 3:2 होगा, तो ऐसे रेशियोज आएंगे। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली सेपरेशन। जब केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है? किसी कंपाउंड में से एलिमेंट्स सेपरेट हो सकते हैं, किसी कंपाउंड में से एलिमेंट क्या हो सकते हैं? सेपरेट हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं और रीअरेंज हो सकते हैं। जब भी हम रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शंस में एटम जो है वो कंबाइन हो सकते हैं। सपोज कैल्शियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड, कंबाइन हो गए। सेपरेशन, हम अगर की सब्सटेंस को हीट करके उसे डिकम्पोज कर दें, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2।
there's separation, there's combination, and last is rearrangement on heating. sometime compounds में एटम जो है वो rearrange हो जाते हैं. इसका एग्जांपल है अमोनियम साइनेट. जब हम हीट करते हैं इट गेट रीअरेंज्ड इनटू यूरिया. अमोनियम साइनेट को हीट करने पर क्या होता है, वो रीअरेंज हो जाता है यूरिया में. एटम ना तो डिस्ट्रॉय हुए और ना ही हमने ऐड की. तो हम क्या कह सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो एटम का क्रिएशन होता है और ना ही डिस्ट्रक्शन होता है. एटम्स कंबाइन हो सकते हैं, एटम सेपरेट हो सकते हैं, एटम रीअरेंज हो सकते हैं, बट किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो एटम क्रिएट किए जा सकते हैं ना ही एटम डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं. तो एटम क्या है, एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल. एटम ना तो डिवाइड किए जा सकते हैं और ना ही डिस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, उन्हें हम खत्म नहीं कर सकते. वो ऑलरेडी नेचर में है, हम बस उसे एक फॉर्म से, उसे जिससे वो रिएक्टेड है, जिसके साथ है, उसे सेपरेट कर सकते हैं और दो एलिमेंट के एटम को कंबाइन कर सकते हैं. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. आज जो हमारे पास एटॉमिक मॉडल है, वहां तक आने के लिए हमने कई सारे डेवलपमेंट ऑब्जर्व किए. डेवलपमेंट के साथ जो हमारी स्टार्टिंग थी, दैट स्टार्टेड विद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय सर जे जे थॉमसन. J.J. Thomson in year 1897, he was studying Faraday's discharge theory. According to Faraday's discharge theory, when high voltage is passed through gases, they get ionized. तो जब J.J. थॉमसन ने इसकी स्टडी की इन ईयर 1897, तो उन्होंने एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब ली. उन्होंने क्या लिया, he used a gas discharge tube. तो अब समझ लेते हैं पहले ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब जो है ये क्या होता है. तो यहाँ जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, this is a hard solid glass tube which is fitted with two opposite electrodes is connected to a high voltage battery. यहाँ पर ये जो आपका जो apparatus है, this is gas discharge tube. इस ट्यूब में दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो अटैच्ड हैं और वो इलेक्ट्रोड जो है दे आर अटैच्ड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी, जिसका वोल्टेज जो है वो 10,000 वोल्ट तक हम इंक्रीज कर देते हैं. यहाँ पर जो गैसेज हैं, गैस या एयर जो है दैट इज फिल्ड एट अ वेरी लो प्रेशर. और ये प्रेशर में जनरेट कैसे किया, दिस प्रेशर इज जनरेटेड बाय यूजिंग अ वैक्यूम पंप. वैक्यूम पंप ने इसकी एयर जो है वो रिमूव कर दी. एंड द रिमूवल ऑफ एयर प्रेशर इनसाइड द ट्यूब डिक्रीजेस. तो यहाँ जब प्रेशर डिक्रीज हो गया, देन ही ऑब्जर्व्ड कि कुछ पार्टिकल जो है वो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं. ऑब्जर्व किया कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कैथोड से निकलते हैं और एनोड की तरफ जा रहे हैं. तो जो पार्टिकल्स जो है ये क्योंकि कैथोड से ओरिजिनेट हो रहे थे, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, दिस पार्टिकल्स आर नोन एज कैथोड रेज. व्हाई दे आर नोन एज कैथोड रेज, क्योंकि ये पार्टिकल्स जो हैं दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड. हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे हमने अराइज हुआ है, वो क्या है, एयर का प्रेशर कम क्यों है और वोल्टेज हाई क्यों. पूछा जा सकता है हमसे, एयर लो प्रेशर पे क्यों रखी गई, नॉर्मल कंडीशन पे होती तो क्या होती. अगर हम यहाँ प्रेशर कम कर रहे हैं मतलब वी आर एवैक्यूएटिंग एयर. एयर एवैक्यूएट करने से क्या होगा, यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स कम होंगे और एयर के पार्टिकल्स कम होंगे, सो दे कैन बी एक्सेलरेटेड टू सच हाई स्पीड व्हेन दे स्ट्राइक टू अदर एटम, दिस कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन. हमने क्यों प्रेशर कम किया, प्रेशर कम करने से आपके गैस डिस्चार्ज ट्यूब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए या नंबर ऑफ एटम्स कम हो गए. अगर एटम्स कम हैं सो दे कैन इजीली एक्सेलरेट, मतलब उनका कोलिजन्स कम होंगे और उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. हाई वेलोसिटी पर जब ये दूसरे गैस से स्ट्राइक करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल आते हैं. तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं कहाँ से, कैथोड से एनोड की तरफ. कैथोड पे चार्ज कैसा है, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज. तो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो कहां से कहां जा रहे हैं, दे आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. तब कंफर्म कैसे करेंगे कि यहां पर कोई पार्टिकल है, रेस का कंफर्मेशन कैसे होगा. रेस के कंफर्मेशन के लिए आइए हम देखते हैं. तो यहां पर जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, कैथोड से कैथोड रे रिमूव करना स्टार्ट हुई, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एनोड्स में होल कर दिए. दिस टाइप ऑफ एनोड इज नोन एज परफोरेटेड एनोड. इसे हम क्या बोलेंगे, इज नोन एज परफोरेटेड एनोड. और जब ये परफोरेटेड इन होल्स में से जब ये कैथोड रेज इस साइड निकली तो क्या हुआ, ये इस ग्लास से स्ट्राइक करेंगी. इस ग्लास पे हमने फ्लोरेसेंट सरफेस या फ्लोरेसेंट कोटिंग कर दी हमने इसमें जिंक सल्फाइड की. फ्लोरेसेंट सब्सटेंस होता है जब इन सब्सटेंसेस पर जब कोई भी पार्टिकल अगर इन्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करते हैं, ग्लो करने लगते हैं. तो जब इन पर कैथोड रेज स्ट्राइक हुई
तो कैथोड रे स्ट्राइक करने से क्या हुआ, ये ग्लो करने लगी, और अगर ये ग्लो कर रही हैं दैट मीन्स एनी पार्टिकल इज स्ट्राइकिंग टू दिस कोटिंग। तो हम कह सकते हैं कि जो कैथोड रेज हैं वो क्या है, कैथोड रेज जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, और क्योंकि ये सरफेस जो है ग्लो कर रही है दैट मीन्स देयर इज सम रेज, तो ये प्रूव करती हैं कि यहाँ पर हमने कैथोड रेज जो है वो जनरेट की हैं। तो ये क्या है, दिस इज प्रूफ फॉर कैथोड रेज। तो पूछे हम कैसे प्रूव करेंगे कैथोड रे जनरेट हुई थी, तो हम क्या करेंगे, हम ये अपैरेटस जो है सेटअप करेंगे, और अपैरेटस में हम एंड पर कोटिंग कर देंगे जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड की कोटिंग होते ही क्या होगा, जिंक सल्फाइड जैसे ये कैथोड रे जिंक सल्फाइड पे स्ट्राइक करेंगी, जिंक सल्फाइड ग्लो करने लगेगा, और इसी ग्लो को जैसे ग्लो आएगा हम क्या कह सकते हैं, वी हैव कंफर्म दैट देयर इज कैथोड रेज। यही सेम जो है आपका अरेंजमेंट, यही सेम अपैरेटस होता है आपका फ्लोरेसेंट लाइट में। सीएफएल सुना होगा, तो सीएफएल का अपैरेटस सेम है, वहां पर ग्लास जो है वो कोटेड होता है फ्लोरेसेंट सरफेस से। फ्लोरेसेंट सरफेस से कोट होने की वजह से जैसे ही कैथोड रे से स्ट्राइक करती हैं वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो पूरा पैटर्न है ये क्या प्रूव करता है, ये प्रूव करता है कि यहाँ पर कैथोड रेज जो है वो जनरेट हो रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज में पहला कैरेक्टर है कि रेज के मूवमेंट की बात करें तो कैथोड रेज मूव फ्रॉम, कैथोड रेज कहाँ से कहाँ जा रही हैं, कैथोड रे मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड रेज मूव्ड फ्रॉम कैथोड टू एनोड। हम डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं, कोई हमसे पूछे डायरेक्शन क्या है, कैथोड से एनोड की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या है, कैथोड रेज क्योंकि कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, तो हम कह सकते हैं कि ये रेज है ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। अगर रेज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है इसका मतलब क्या है, कैथोड रेज पे चार्ज कैसा है, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। थर्ड पॉइंट, अगर इनके ट्रेवलिंग की बात करें, और हम ये देखें कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं कि नहीं करती, तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर कैथोड रे जनरेट हुई है, कैथोड रे से जब कैथोड रे यहाँ पर कैथोड से कैथोड रे जब जनरेट हुई तो एनोड के सामने क्या रख दिया हमने, एनोड के सामने एक मेटल क्रॉस रख दिया। एनोड के सामने जब हमने मेटल क्रॉस रखा तो मेटल क्रॉस पर इसकी एक सेम शैडो फॉर्म हो रही है। आपका ये क्रॉस की क्या है, सेम शैडो फॉर्म हो रही है, एंड शैडो तभी फॉर्म हो सकती है जब कैथोड रेज क्या हो, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। So we can say that cathode rays travel in straight line. तो हमारे तीन प्रॉपर्टी हो गई, फर्स्ट इट मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, सेकंड दे आर नेगेटिवली चार्ज, थर्ड कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सो दे फॉर्म शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। उनके पाथ पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उसकी क्या होगी, शैडो फॉर्म होगी। ये तीन प्रॉपर्टीज हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, तो यहां पर हमने कैथोड रे जनरेट की और हमने इसके बीच में क्या रख दिया, एक लाइट पेडल व्हील। पेडल व्हील क्या होता है, पेडल व्हील इज अ प्रोटोटाइप, इट इज अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू टरबाइन। एक फैन एक ब्लेड जैसा होता है, जब इससे कैथोड रे स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, ये मूव करने लगेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, कैथोड रेज हैज काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स दे हैव मास। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि पेडल व्हील जो है स्टार्टिंग में क्या था, रेस्ट पर था, और कुछ जब ये पार्टिकल्स आकर से स्ट्राइक करते हैं, कैथोड से स्ट्राइक करती हैं, तो वो व्हील जो है मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो एक पार्टिकल जो है ये इससे स्ट्राइक करने के बाद पेडल व्हील जो है मूव कर रहा है, दैट मीन्स पेडल व्हील हैज गेन्ड एनर्जी। एक थ्योरी होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी एनर्जी जनरेट नहीं कर सकता। तो अगर पेडल व्हील के पास पहले एनर्जी नहीं थी, नाउ इट हैज एनर्जी, तो एनर्जी किसने प्रोवाइड की इसे, दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम कैथोड रेज। इसका मतलब कैथोड रेज के पास काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी हैज अ फॉर्मूला ऑफ हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी उन्हीं पार्टिकल के पास हो सकती है जिनके पास मास है। अगर किसी पार्टिकल के पास मास नहीं है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, कैथोड रेज हैज मास बिकॉज दे कैन रोटेट अ पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। तो हमने यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कंफर्म की, फोर्थ प्रॉपर्टी है कैथोड रेज हैज मास। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, कैथोड रेज डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहाँ पर एक दो अलग अलग डायग्राम लिए हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है और ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कैथोड रेज यूज की। कैथोड रेज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ फ्लो करा दिया। जब इसे फ्लो कराया तो अगर ये इलेक्ट्रोड ना होते तो रेज क्या होती, इलेक्ट्रोड के ना होने पर ये रेज जो है वो स्ट्रेट जाती,
लेकिन यहां पर पहुंचने के बाद क्या हुआ, इन पे फोर्स अप्लाई हुआ। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई और नेगेटिव से रिपेल हुई, तो इन्होंने क्या किया, अपना पाथ चेंज कर लिया। एंड आफ्टर चेंजिंग पाथ जो है उन्होंने क्या हो गई, अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो गई। तो दे डेविएट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में हमने देखा, मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड रेज डेवलप हुई। ये कैथोड रेज को स्ट्रेट जाना चाहिए था एनोड की तरफ, लेकिन कैथोड रेज बेसिकली है क्या, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन है। अगर कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम करंट बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं तो करंट क्या होगा, करंट के फ्लो की डायरेक्शन जो है वो इसके अपोजिट होगी। तो ये जो है आपका करंट कैरियर है, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। When current is passed through external magnetic field, तो आपने क्लास 10th में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अगर हम तीन फिंगर्स, थम्स, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर जो है इन्हें 90 डिग्री पर रखें, तो हम कह सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री है। करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री है। देन दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। ये फोर्स जो है वो क्या होगा, इन दोनों परपेंडिकुलर होगा, इट विल मूव टुवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इससे क्या होगा, पाथ जो होगा वो चेंज हो गया। तो कैथोड रेज क्या हो गई, दे आर डेविएटेड फ्रॉम देयर एक्चुअल पाथ। तो कैथोड रेज डेविएट और डिफ्लेक्ट्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, कैथोड रेज कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आईज। कैथोड रेज आर ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ फ्लोरेसेंट मटेरियल। कैथोड रेज ट्रेवल करती हैं तो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखती, तो हम क्या करते हैं, इनका प्रूफ अगर ये एग्जिस्ट करती है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक apparatus हमने सेट किया है। इस apparatus में हमने हाई वोल्टेज बैटरी अप्लाई कर दी। इसकी वजह से क्या हुआ, कैथोड से कैथोड रेज डेवलप हुई। एनोड में हमने एक होल कर दिया, उस होल के थ्रू कैथोड रेज जो है वो यहाँ से सीधा स्ट्रेट जाकर एक फ्लोरेसेंट पार्टिकल, फ्लोरेसेंट स्क्रीन से स्ट्राइक करती है। जब फ्लोरेसेंट स्क्रीन से स्ट्राइक करेंगी, देन दे विल प्रोड्यूस अ ग्लो विच confirms the cathode rays। तो कैथोड की प्रॉपर्टी क्या है, कैथोड रेज हैज अ प्रॉपर्टी दैट व्हेन दे स्ट्राइक थ्रू अ फ्लोरेसेंट मटेरियल दे प्रोड्यूसेस ग्लो। जे थॉमसन ने कैथोड रेज डिस्कवर की, तो कैथोड रेज डिस्कवरी के बाद उन्होंने बताया कि कैथोड रेज हैज मास, कैथोड रेज हैज चार्ज। लेकिन जब किसी के पास मास होता है, चार्ज होता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मास कितना होता है। तो उन्होंने एक apparatus सेटअप किया, वो मास और चार्ज तो कैलकुलेट नहीं कर पाए, बट यूजिंग दिस सेटअप, यूजिंग दिस apparatus ही कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज डिवाइड बाय मास। हम चार्ज और मास की वैल्यू पता नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने इस apparatus से चार्ज अपॉन मास की वैल्यू, चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया। कैसे किया, आइए देखते हैं इस apparatus में। इस apparatus में यहां पर हमने अप्लाई की हाई वोल्टेज बैटरी। हाई वोल्टेज बैटरी अप्लाई करने के बाद यहाँ पर कैथोड रेज डेवलप हुई, और कैथोड रेज जो है वो परफोरेटेड एनोड के थ्रू जो है वो सीधा जाकर यहाँ पर इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर स्ट्राइक करती है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज बी। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो क्या होती है, कैथोड रेज कैथोड से डेवलप होकर, कैथोड से स्टार्ट होकर एनोड की तरफ जाती और एनोड पर जाकर स्ट्राइक करती कहां पर, बी पॉइंट पर। लेकिन जैसे ही हमने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार में एक अप्लाई करते हैं। पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी और एक नेगेटिव प्लेट लगा दी। ये कैथोड रेज जो है इन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो अपोजिट चार्ज जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या हुआ, अट्रैक्टिव फोर्स आए, तो ये रेज जो है ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गई और इन्होंने अपना पाथ चेंज कर लिया एंड दे गेट स्ट्राइक एट पॉइंट सी। इनिशियली बी पर स्ट्राइक कर रही थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद ये पॉइंट जो है, ये वेव जो है वो टर्न हो गई एंड स्ट्राइक ऑन पॉइंट सी। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फिर से डिफ्लेक्शन आया। क्यों आया, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences some force। तो यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ पोल, एंड वी हैव अ करंट। या ये कैथोड रेज क्या है, दे आर इलेक्ट्रॉन्स एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। तो देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हिच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, यहां पर एक फोर्स लगेगा एंड इन मैग्नेटिक फील्ड इट दे गेट स्ट्राइक एट पॉइंट ए। तो उन्होंने एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई की, दोनों की स्ट्रेंथ तब तक चेंज करते गए जब तक ये किस पर स्ट्राइक नहीं कर गई, दोज रेज यू कैन से स्ट्राइकिंग बैक एट पॉइंट बी। उस पॉइंट पर जब ये वापस बी पर स्ट्राइक करने लगी तो इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इक्वेट कर दिया, और इक्वेट करने के बाद चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू निकाली। दिस वैल्यू इज 1.758 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी। कितनी वैल्यू आई,
E बाय एम की वैल्यू आई हमारे पास 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। लेकिन इस apparatus के बाद भी हमें ना तो पार्टिकल का मास पता चला और ना ही पार्टिकल का चार्ज पता चला। हमने यहां से चार्ज टू मास की वैल्यू निकाल ली। तो इस apparatus के बाद जब हमें चार्ज टू मास से पता चल गया तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट मिल्टन। रॉबर्ट मिल्टन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू पता की। उन्होंने पता किया कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.60 इंटू 10⁻19 कूलम। उन्होंने पता किया कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.60 इंटू 10⁻19 कूलम। बाद में जब डेवलपमेंट और हुए तो हमने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट की। इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट चार्ज होता है 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम। हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, तो हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को यहाँ पुट कर दें तो हम मास निकाल सकते हैं। जब हमने इस मेथड से मास निकाला तो मास कितना मिला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। मास कितना मिला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, जो इस एक्सपेरिमेंट से आया। अगर हम इसके एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें, मतलब जो हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर जो डेवलप किया उसके बाद हमने एग्जैक्ट मास निकाला, एग्जैक्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1094 इंटू 10⁻31 केजी। दिस इज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक कीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने डाउट शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट सेक्शन।